अभी तक की सारी बात यहाँ पर 3 कॉलम की हो। न्यूक्लियस एम्बिगुअस को आप याद रखेंगे, यहाँ डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस को इसका फंक्शन याद रखेंगे, इसलिए एक सवाल आपके सामने दिया था। अब चलते हैं हमारे पास 4 वो ऑफरेंट कॉलम्स को लेकर के, जिसमें आप देखें तो ये जनरल विसरल ऑफरेंट की बात अभी हम कर रहे हैं। ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, इस चीज को तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर सारी बात तो हुई है। ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ये इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। मैंने कहा कि इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ मोटर में तो नहीं होता है, लेकिन बाकी सबके करस्पॉन्डिंग हमें मिलते जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं जनरल विसरल अफरेंट, स्पेशल विसरल अफरेंट की बात तो हमने जस्टिफाई कर ही दिया। अब जनरल सोमैटिक अफरेंट और स्पेशल सोमैटिक अफरेंट की बात हमें आपके साथ करनी होगी। बॉडी के वॉल से इस तरीके से जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के हायर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनरल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स की होती है। नमस्कार, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिकोड करने का प्रयास किया था, सवाल कैसे पूछे जाते हैं और इनको कैसे हम याद कर सकते हैं, जिसमें मैंने नीट के 2018 में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें स्पेशल विसरल एफरेंट की बात किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ये फेरिंजियल आर्चेस से संबंधित बात पूछी गई है, जिस हमारे मेडुला में न्यूक्लियस एम्बिगुअस एक कॉलम होता है। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, या इस न्यूक्लियस ऑफ सैलिवरी ट्रैक्ट की बात जब कहा गया था तो ये जनरल विसरल अफरेंट या स्पेशल विसरल अफरेंट से संबंधित होते हैं, जहां पर 7, 9 एंड 10 क्रेनियल नर्व की बात की जाती है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट या ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ये पैरासिम्पैथेटिक से इनर्वेटेड होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर को जब तक आपको रिलेट नहीं करेंगे तब तक इसे समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज हो गई डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात यहां पर देखने को मिलेगी। ये जनरल विसरल इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे जो हमारा कॉन्स्ट्रक्टर प्यूपिलाई होता है उसकी बात हम करेंगे। ठीक, यहां पर देखिए सैलिवेटरी न्यूक्लियस की बात करेंगे, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस और इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस की बात करेंगे। यहाँ पर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की हम आपके साथ बात करेंगे। तो ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस जो हमारे पास दिया गया है, अभी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की बात मैंने कर लिया, ये है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस जिसकी बात यहाँ पर दी गई है। ये एक्चुअल में जनरल विसरल इफरेंट से संबंधित होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, अपने द्वारा इसको बना करके देखने की जरूरत होगी। ये कार्डियक स्मूथ मसल्स के लिए इफरेंट फाइबर्स भेजता है, नीचे को फाइबर भेजता है वेगल नर्व के द्वारा। मेसेनकाइमल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, अभी हम इस पर बात करेंगे। ये जनरल सोमैटिक ऑफरेंट होता है, प्रोप्रियो सेक्शन से संबंधित होता है। कैसे, चर्चा होगी, घबराना नहीं। तो अभी तक मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो मोटर के 3 कॉलम हैं उसके लेवल पर देखें तो मैंने आपसे कहा था याद कैसे करेंगे, तो 2 जनरल के बीच में एक स्पेशल रहेगा। ये 2 जनरल के बीच में एक स्पेशल रखा जाएगा, इस चीज की बात हमने कहा। और यहाँ हमने आपको बताया कि जो पहला वाला होता है, अगर आप पहले वाले की बात देखें तो इसमें आईबॉल से रिलेटेड होंगे चीजें। इसके अलावा आप यहाँ क्रेनियल नर्व नंबर 12 की बात करेंगे, टंग के मसल्स की बात करेंगे, ये चीज याद रखनी होगी। अगर आप SVE की बात करते हैं दोस्तों, SVE की, तो ये फेरेंजियल आर्चेस से संबंधित होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये सोमैटिक वाला एक ही होगा, विसरल वाले 2 होंगे, इस तरीके की बात भी मैंने आपको बताया था। और फेरेंजियल आर्चेस के अलावा ये देखिए स्फिंक्टर प्यूपिली वाले जो मोटर सप्लाई होती है, सुपीरियर सैलिवेटरी, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, और नीचे डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस जो हमारे मेजर विसरा को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो वेगस की सप्लाई होती उसको संबंधित होता है। तो इस पर क्रेनियल नर्व नंबर 10 की बात आप सोच सकते हैं। तो यहाँ क्रेनियल नर्व नंबर 10, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कुछ जगहों पर रोमन इस्तेमाल किया, कहीं जनरल नंबर्स लिए, तो इसको एक साथ एक जैसा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता है सुपीरियर सैलिवेटरी और इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई। तो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई की बात करें तो ये सामान्य तौर पर ये जनरल विसरल इफरेंट होता है। मैंने अभी आपसे कहा था ये जनरल विसरल इफरेंट में हमारा इस तरीके से सप्लाई होता है जो ग्लैंड्स को कंट्रोल कर ले, जैसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, इनके बारे में आपको देखना होगा। इसके अलावा लैक्राइमल ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके से
तो एक बार फिर से आप जनरल विसरल इफरेंट को इसलिए समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई की बात करें तो पैरोटिड के लिए ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अपनी सप्लाई देती है। याद रखिएगा, यहां से आप फेशियल नर्व का आप पैरोटिड ग्लैंड के लिए कोई कनेक्शन नहीं होता है, फेशियल का नहीं होता है, ग्लॉसोफेरिंजियल का होता है। इसको याद रखेंगे। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे आगे चल करके, पैरोटिड ग्लैंड के पास से गुजरता तो है कौन, फेशियल नर्व, लेकिन वहां पर कोई सप्लाई नहीं देता है। पैरोटिड ग्लैंड के लिए ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अपना सप्लाई देता है। इसका ब्रेन में कनेक्शन इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस के द्वारा होता है। सारी चीजें अच्छे से याद होना चाहिए। तो कई बार सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ सुपीरियर सैलिवेटरी जो फेशियल नर्व की बात, इसको याद रख लें। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस की बात को याद रख लें जो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से संबंधित पैरोटिड ग्लैंड को अपनी सप्लाई दे। याद रहेगा, ये जो भी लोकेशन है वो कहां पर है दोस्तों, ये पॉन्स के आसपास की बात हम कर रहे हैं, जहां पर फेशियल और ग्लॉसोफेरिंजियल की बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस हिस्से में एक बार फिर से देखने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा था ये तो ब्लिंकिंग के लिए जो होता है एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, इसके बारे में हमने बात किया जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 3 से रिलेटेड होता है। अगर बात कर रहे हैं सैलिवेटरी न्यूक्लियस की, तो मैंने आपसे कहा पॉन्स के हिस्से में इससे संबंधित होते हैं। एक होता है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, है ना, हमने ये बात कहा सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, और नीचे की ओर हमने आपसे कहा इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस की बात हमने आपसे कहा। इसमें ये बात मैंने आपको बताया था, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 से रिलेटेड होती है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्रेनियल नर्व नंबर, इंफीरियर वाला क्रेनियल नर्व नंबर 9 से रिलेटेड होता है। ये सारी चीजें अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जनरल विसरल इफरेंट का पार्ट होता है। दूसरी बात, ये एक 10th क्रेनियल नर्व, जिसके लिए मैंने अभी आपके सामने एक टर्म लिया डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, जिसमें मैंने आपसे कहा था हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम भीतरी कंट्रोल होता है वो वेगस नर्व के द्वारा होता है। आप जानते हैं ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। स्फिंक्टर प्यूपिली की बात समझ में आ गई है, और इसके साथ ही साथ यहाँ सुपीरियर सैलिवेटरी इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई की बात, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात समझ में आ गई है। इतना डिटेल में जाने के पीछे मकसद ये था, इस पर सवाल पूछे जाते रहे। सुपीरियर सैलिवेटरी फेशियल नर्व का ये न्यूक्लियाई जो कि सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और लेक्राइमल ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं फेशियल नर्व ने सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और लेक्राइमल ग्लैंड को कंट्रोल किया, जबकि पैरोटिड के लिए ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अपना कंट्रोल रखता है। इसका न्यूक्लियाई है कहां पर, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, लोकेशन पॉन्स के भीतर होता है। ये चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब एक चीज और चलते हैं। अभी तक की सारी बात यहाँ पर 3 कॉलम की हो। न्यूक्लियस एम्बिगुअस को आप याद रखेंगे, यहाँ डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस को इसका फंक्शन याद रखेंगे, इसलिए एक सवाल आपके सामने दिया था। अब चलते हैं हमारे पास 4 वो ऑफरेंट कॉलम्स को लेकर के, जिसमें आप देखें तो ये जनरल विसरल ऑफरेंट की बात अभी हम कर रहे हैं। स्पेशल विसरल ऑफरेंट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर यहीं पर आप एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। स्पेशल विसरल एफरेंट ऊपर की ओर और नीचे की ओर जनरल विसरल एफरेंट का कॉलम लोकेशन क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास। ये चीज आपके सामने दर्शाई गई है। तो आप स्पेशल विसरल एफरेंट का कॉलम मेडुला में ऊपर की ओर और नीचे की ओर जनरल विसरल एफरेंट क्या होते हैं, अभी इस पर बात करेंगे। ये बड़ा सा आपको मिड ब्रेन से लेकर पॉन्स से लेकर मेडुला ऑब्लोंगाटा तक को कवर करने वाला जो आपके सामने दिया गया है, ये है कौन, ये ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस। इतना बड़ा, यस इतना बड़ा होता है। और इसी के बगल में आपके पास वेस्टिबुलोकॉक्लियर होता है जो कि स्पेशल सोमैटिक ऑफरेंट यानी जो हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड होता है, उसके बारे में हम लास्ट में देखते हैं, सबसे किनारे की ओर देखते हैं। याद रहेगा ना, ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। तो ये है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की बात, जिसमें मैंने आपसे कहा था ऊपर की ओर स्पेशल वाला रहेगा जो क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 7 के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेगा। ये स्पेशल विसरल ऑफरेंट होता है। और नीचे की ओर जनरल विसरल ऑफरेंट होता है। जनरल विसरल ऑफरेंट जो होते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10 के द्वारा अपना कंट्रोल रखते हैं। याद रहेगा। चलिए, ये जनरल सोमैटिक ऑफरेंट की बात कर लें तो ये न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल की बात की गई है। आप एक बार मेरे तरीके से पढ़ लेंगे ना और उसके बाद एक खुद से लिखने की, ड्रॉ करने की कोशिश करें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्पेशल सोमैटिक ऑफरेंट वाला कॉक्लियो वेस्टिबुलर वाला होता है, सबसे लास्ट में सबसे लैटरली इसे दर्शाने की कोशिश की जाती है। चलिए, ये चीजें आपने देखा और मैंने आपको शुरू में ही बता रखा,
शुरू में ही बता रखा है कि जो मोटर वाला होता है, मोटर वाला वो मिड में होता है, मोटर वाला मिड में होगा। सेंसरी वाले जो होंगे वो साइड में होंगे। इस बारे में हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया है, याद है ना? तो सेंसरी वाला साइड में, याद रहेगा, सेंसरी वाला साइड में। तो हर एक बेसिक्स को हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट कॉलम्स जो मिड में होते हैं, मिड में मैंने आपसे कहा मोटर वाला होता है। चलिए अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसी के लेवल पर हम बात करेंगे और एक एक जो हमने डिस्कशन किया उसी को तेजी से लेकर के चलेंगे। ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, इस चीज को तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर सारी बात तो हुई है। ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ये इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो जनरल सोमैटिक इफरेंट, आपको सबसे पहला तो ये दिखा था ना, ये जनरल सोमैटिक इफरेंट, ये होते क्या, आई बॉल वाले होते हैं और टंग वाले होते हैं। तो जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग, तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ जनरल सोमैटिक इफरेंट की मैंने आपसे कहा था इंट्राऑकुलर मसल और टंग के मसल से इसकी रिलेशन होते हैं। सीधे तौर पर कहें, सबसे नंबर 1 पर सामान्य लोग ऐसे आते हैं जिनकी जुबान बहुत चलती है, बहुत सलाह देते हैं और इधर उधर घूरते भी रहते हैं अगर उनकी कोई बात ना सुने तो ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे आप याद रखें, जनरल सोमैटिक इफरेंट। मिड लाइन में मोटर को रखना है। आपको पता है जब आप ब्रेन को भी, जब आप उसके कॉलम्स को देखेंगे तो भी आप देखेंगे मिड में आपको यही सारी चीजें नजर में आएंगी। आप कभी देखिएगा आगे जब हम न्यूरो एनाटॉमी में चलेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही कॉलम आपको नजर आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होती हुई आपको मिलेंगी। न्यूरो एनाटॉमी में भी यही सारी चीजें हम एक बार रिकॉल करने को पाएंगे। आप देखिए, आपको मिड में मोटर कॉलम दिखाए गए हैं, ये मोटर कॉलम आपको दिखाया गया है मिड में, ये मोटर कॉलम है और इसमें भी जो सबसे मिड में है, जो सबसे मिड में है वो है 3। आप देखिए, ये ऑक्यूलोमोटर, फिर 4। आप इस चीज को देखिए, ये सबसे मिड में अगर मोटर की बात कर रहे हैं तो आई बॉल वाले ही हैं 3, फिर उसके बाद 4 और नीचे चलिए दोस्तों 6। ये जो हम न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट यहीं से तो बन करके आ रहा है। और उसके बाद हाइपोग्लॉसल की न्यूक्लियाई, इस चीज को आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, हाइपोग्लॉसल की न्यूक्लियाई। इसी के जस्ट बगल में अगला कॉलम कौन सा था आप बताइए, जो सैलिवेशन से रिलेटेड था, जो रिलेटेड था एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियाई से। ये आप यहाँ इस चीज को एक बार फिर से रिकॉल करें तो देखिए, एडिंजर वेस्टफाल सैलिवेटरी न्यूक्लियस और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, इसकी बात जो हमने आपके साथ कही थी वो जनरल विसरल इफरेंट की बात कही थी, वो भी आप आगे न्यूरो एनाटॉमी में देखने को पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। एडिंजर वेस्टफाल, फिर एक ही लाइन में आप देखिए जाते जा रहे हैं, ये 2 आपको दिखाया गया है यहाँ पर, सुपीरियर सैलिवेटरी, इंफीरियर सैलिवेटरी, और इसी के नीचे आपके सामने यहाँ दर्शाया गया डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। यहीं पर जो एक और कॉलम आपके सामने रखने की कोशिश की गई है वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो है फेरिंजियल आर्चेस को आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। तो देखिए, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसको देखें। इसके बगल में मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व कौन सा है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए। ये जो आपको पोजीशन दर्शाई गई है ये सेकंड फेरिंजियल आर्च के लिए है, ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के लिए है। आपको याद आएगा, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के लिए, सेकंड फेरिंजियल आर्च के लिए, और इसके नीचे न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो 9, 10 एंड 11 वाला होता है, ये किसके लिए होता है, ये आर्क नंबर 3, आर्क नंबर 4 और आर्क नंबर 6 से रिलेटेड होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर हम इसे खुद से बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहला कॉलम कैसा था, जनरल लोगों का था, जनरल लोगों का, वो भी कैसा, बाहर के सेंसेशन का था। तो जनरल सोमैटिक इफरेंट वाले थे, जो आईबॉल वाले थे और टंग वाले थे, याद है, जिसमें मैंने आपसे कहा था 3, 4, 6 को दर्शाया था और 12 को दर्शाया था। उसके बगल में मैंने अभी आपको बताया था स्पेशल विसरल इफरेंट वाले, जिसमें मैंने आपको बताया था मैस्टिकेशन, पैलेट और पैलेट, फेस और फेरिंग्स, लैरिंग्स की बात मैंने आपसे कही थी। फेरिंजियल आर्चेस से इसकी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, उसको इससे कोरिलेट करेंगे। यहाँ ये है आर्क नंबर 1 की मोटर सप्लाई, आर्क नंबर 2 की मोटर सप्लाई, और बाकी जो आपको नजर आता है जिसमें आर्क नंबर 3,
आर्क नंबर 4 एंड 6 की सप्लाई, जो थोड़ा सा इसमें 11 का भी पार्ट होता है। तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस का हिस्सा, ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। स्पेशल लोग स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं, इसलिए जो हमारे हेड और नेक की जो मोटर सप्लाई है थोड़ी सी स्पेशल तरीके से बनाई गई है। हम यहां तक कवर कर चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं जनरल विसरल इफरेंट की बात। तो इस पर भी तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था ना। इसमें क्या था, सेलिवेटरी न्यूक्लियाई, जिसमें सुपीरियर सेलिवेटरी और इंफीरियर सेलिवेटरी, एडिंजर वेस्टफैल के बारे में हमने बात किया था, और डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस की बात हमने आपके सामने रखी थी। अब यहां पर न्यूक्लियस एम्बिगुअस की जो बात अभी हमने पढ़ा था, इसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, इसकी इंजरी हो जाती है, तो इसके कारण बल्बर पैरालिसिस हो जाता है। क्यों बल्बर पैरालिसिस हो जाएगा? क्योंकि ये गैग रिफ्लेक्स से यहाँ प्रभावित हो जाएगा। न्यूक्लियस एम्बिगुअस को अगर आपने इंजर्ड कर दिया तो गैग रिफ्लेक्स पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलम है जो क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10 और थोड़ी संख्या में 11 का कंपोजिशन बनाता है। याद है? चलिए, तो इस चीज को आपने देखा। तीसरे कॉलम की बात करें तो जनरल विसरल इफरेंट की बात हम कर रहे थे। जनरल विसरल इफरेंट की याद है ना, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो 2 जनरल बनाइए, उसके बीच में स्पेशल को रखिए। 2 जनरल बनाने के बाद बीच में स्पेशल को रखिए, फिर आप सबसे बाहर की ओर सोमैटिक को रखिए, और सोमैटिक सबसे बाहर रहेगा, उसके बाद 2 विसरल रहेंगे। इस तरीके से 2 विसरल को आप बना लेंगे। 2 विसरल को आप बनाने के बाद यहां सारे के सारे इफरेंट हो जाएंगे। ये चीज मैंने आपको बताया है ना। तो इस तरीके से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं जनरल सोमैटिक इफरेंट, स्पेशल विसरल इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट कॉलम्स के बारे में। तो जो सबसे भीतर की ओर हमें मिलने वाला है, मींस जो सल्कस टर्मिनलिस के पास में जो हमें देखने को मिलेगा, वो होगा जनरल विसरल इफरेंट। इसका कोरिलेशन किससे होता है? जनरल विसरल इफरेंट ये स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स के सिक्रीशन से संबंधित होता है। सामान्य तौर पर इसका पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होता है। पैरासिम्पैथेटिक में अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है 5, फिर ये 7, 9 एंड 10 की बात हम यहां पर मेनली करते हैं। तो सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई, जिसका इनर्वेशन हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 7 से होगा, वहीं आप इसकी बात करेंगे तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 से इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस का होगा, और डॉर्सल न्यूक्लियस वेगस की बात करेंगे तो क्रेनियल नर्व नंबर 10 से होगा। ऊपर की ओर यहां देखें तो यह है क्रेनियल नर्व नंबर 3। तो सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई हैं, किसका कनेक्शन किससे है और क्यों है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्फिंक्टर प्यूपिली वाला जो मामला होता है उसको आप देखेंगे, ये होता क्या है, ये जनरल विसरल इफरेंट का मामला अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जनरल विसरल इफरेंट का। तो यहां सिक्रेशन की बात होगी। सिक्रेशन में सुपीरियर सेलिवेटरी वाले जो होते हैं, ये फेशियल नर्व के थ्रू सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और लैक्राइबल के सिक्रेशन को कंट्रोल करेंगे। पैरोटिड का कौन करेगा? पैरोटिड का इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई ग्लॉसोफैरिंजियल के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा इसे कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का क्या होगा? ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, उसके कंट्रोल के लिए अपने मोटर इनर्वेशन भेजने का काम करता है। ठीक बात। अब अप्लाइड एस्पेक्ट को देख लेते हैं जनरल विसरल इफरेंट के। जनरल विसरल इफरेंट के अप्लाइड एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जनरल विसरल इफरेंट, जिसमें मैंने अभी आपसे कहा कि ये कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली सेलिवेटरी न्यूक्लियस हो या डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस हो, तो आप यहीं पर देखेंगे एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई की जो बात हमने कहा, ये थर्ड क्रेनियल नर्व से इनर्वेटेड होता है। यहाँ स्फिंक्टर प्यूपली और सिलियरिस मसल को कंट्रोल करने वाले मोटर इनर्वेशन भेजे जाते हैं। आप जानते हैं यहाँ पसीना तो बहाए जाते हैं, सिक्रेशन तो किया ही जाता है। ये आई के कंस्ट्रक्टर प्यूपली और स्फिंक्टर प्यूपली या कंस्ट्रक्टर प्यूपली और सिलियरिस मसल के लिए भी बात हम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इस पर चर्चा हम करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम इस पर बात करेंगे कैसे इसका टोटल स्फिंक्टर प्यूपली कैसे काम करता है, किस तरीके से अगर आपके आईज में कोई हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स को चेक करने की कोशिश करें या हम लाइट डालें तो कैसे कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली काम करता है, एकोमोडेशन को काम कराने की बात हो तो सिलियरिस मसल कैसे काम करती है, उन सारी चीजों को अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल कर ही लेते हैं। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स का काम क्या होता है, रिकॉल करिए ना। ये क्या करता है, जब कभी भी आपके आईज पर लाइट डाली जाती है तो क्या होता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर यहां आपके सामने समस्या आ सकती है, एकोमोडेशन का समस्या आ सकता है या प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की समस्या आ सकती है। तो अगर स्फिंक्टर प्यूपिली सही तरीके से काम करता है तो
अगर हमने टार्च लाइट जलाया तो उसके कारण क्या होगा, प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, प्यूपिल डायलेटेड जो प्यूपिल होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। इसमें सिग्नल जाता है किसके द्वारा, सेकंड क्रेनियल नर्व के द्वारा, और जो इसमें मोटर मींस सिग्नल हायर सेंटर को, ब्रेन को जाता है सेकंड क्रेनियल नर्व के द्वारा कि लाइट जलाई गई, उसका पाथवे बना, और जो प्यूपिल के डायलेटेड जो प्यूपिल होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली जो जिम्मेदारी होती है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जिम्मेदारी वो थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा होती है। इसी तरीके से ये फॉल्टी अगर हुआ तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस की बात अगर हम करें, पेपिलरी रिफ्लेक्स में हम इस चीज को पकड़ सकते हैं। ऐसे लॉस ऑफ एकोमोडेशन को हम पकड़ सकते हैं सिलियरिस मसल्स के द्वारा। कैसे, आगे हम चर्चा करेंगे जब हम थर्ड क्रेनियल नर्व की बात करेंगे। आपको पता है ना, जब हम किसी चीज को करीब लाते हैं तो किस तरीके से उसको एकोमोडेट करने की कोशिश, का फोकस सही तरीके से बने, वो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स की जिम्मेदारी होती है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में फॉल्ट आ सकते हैं। तो इसके बारे में एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई जो कि स्फिंक्टर प्यूपिल और सिलियरिस मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके बारे में हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया। चलिए अब देखते हैं सुपीरियर सैलिवेटरी और इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई के बारे में। तो ये जो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस मैंने आपको बताया फेशियल नर्व से इनर्वेटेड, जबकि इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस की बात किया तो ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा पैरोटिड ग्लैंड को, तो इस हिस्से को, इस इमेज को अपने दिमाग में आपको बनाए रखना होगा। चलिए देखते हैं ये जो सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस होता है उसके लेवल पर बात कर रहे हैं। तो ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस जो कि सेवेंथ क्रेनियल नर्व के द्वारा ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा लेता है फेशियल नर्व के द्वारा। ठीक, इसमें लैक्राइमल जो न्यूक्लियस होता है ये काउडल पार्ट ऑफ सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस के लेवल पर, ये काउडल पार्ट ऑफ सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस के लेवल पर लैक्राइमल न्यूक्लियस होता है, और ये लैक्राइमल ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी रखता है। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं जनरल विसरल एफरेंट में इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई की। सारी चीजें बता चुके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं बस। क्रेनियल नर्व नंबर 9 पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जब हम फेशियल नर्व की बात करेंगे, क्रेनियल नर्व नंबर 7 वो गुजरता तो यहीं से है, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड को कोई अपना मोटर सप्लाई नहीं देता है। उसके लिए काम कौन करता है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात करें जो नीचे की ओर था, वो क्रेनियल नर्व नंबर 10, और इसमें हम लोगों ने स्मूथ मसल ऑफ ग्लैंड्स, कौन सा, थोरैक्स का या एब्डोमिनल विसरा का, उसके लेवल पर हम कंट्रोल करने के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात करते हैं। चलिए हमने यहाँ तक का पूरा चर्चा डिफरेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रख लिया है। अब जनरल विसरल इफरेंट में यहाँ जनरल विसरल इफरेंट में हम लोग ने जो भी बात किया है ये एक्चुअल में पैरासिम्पैथेटिक कॉलम जैसी बात आपको समझ में आएगी। पैरासिम्पैथेटिक कैसे, आपको पता ना, पैरासिम्पैथेटिक जो आउटफ्लो होता है वो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो का हिस्सा होता है, जिसमें क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 9, क्रेनियल नर्व नंबर 10 और S2 से S4 तक, S2, S3, S4 का यहाँ महत्व होता है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9, 10 इतने को आपको याद रखना है। इसके बाद सैक्रल वाले जो फाइबर्स निकलते हैं S2, S3, S4, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान देना। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी। जनरल विसरल इफरेंट जो इसका हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है उस पर बात हम लोगों ने कर लिया है। अगर हम कहें सिंपैथेटिक आउटफ्लो की, सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो होता है थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है, जिसके बारे में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। अब चलते हैं साइड वाइज अफरेंट कॉलम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अफरेंट कॉलम्स पर काफी देर से बात हो रही थी। साइड वाइज होता है, सेंसरी होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए तो देखते हैं अफरेंट कॉलम्स के लेवल पर, और इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए जनरल विसरल अफरेंट, स्पेशल विसरल अफरेंट, और यहाँ पर जनरल सोमैटिक अफरेंट, स्पेशल सोमैटिक अफरेंट। मैंने कहा कि इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ मोटर में तो नहीं होता है, लेकिन बाकी सबके करस्पॉन्डिंग हमें मिलते जाते हैं। याद है, पूरे लेक्चर को जब आप रिकॉल करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे भीतर की ओर आप यहां से चलें तो जनरल विसरल अफरेंट, स्पेशल विसरल अफरेंट, है ना, फिर जनरल सोमैटिक अफरेंट। आपको पता है ये जो होगा उसी का कार्बन कॉपी यहां पर सबसे पहले, याद रखना ही होगा, कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। देखिए मैंने आपसे कहा कि इसका कार्बन कॉपी यहां मिलेगा, फिर इसका एक बार केवल आप याद कर लीजिए, मैंने जो तरीका बताया उसका कार्बन कॉपी यहां मिलेगा ना, इस चीज को देखिए। फिर इसका जो कार्बन कॉपी है वो यहां मिलेगा। देख लीजिए ना, जो इफरेंट है वो अफरेंट है, उसको एक बार कोरिलेट करने की कोशिश तो करिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने कहा कि जो सबसे भीतर की ओर सबसे पहले हम देखेंगे जनरल विसरल अफरेंट को देखने की कोशिश करते हैं। तो जनरल विसरल अफरेंट को देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है, विसरा के भीतर से हम बात करेंगे। अभी हमने डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात किया था, तो वहीं से हम सेंसेशन भी तो लेंगे, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। इसके बाद हमने आपसे कहा कि स्पेशल विसरल अफरेंट, स्पेशल विसरल अफरेंट, आप यहां पर देखिए स्पेशल विसरल इफरेंट था जो कि हमारे फेरेंजियल आर्चेस से संबंधित था दोस्तों, फेरेंजियल आर्चेस से संबंधित था। देखिए स्पेशल विसरल अफरेंट जो था फेरेंजियल आर्चेस से संबंधित था और उसी का भाई बंधु यहाँ पर है, उसी का भाई बंधु है कौन सा, स्पेशल विसरल अफरेंट। तो स्पेशल विसरल इफरेंट और स्पेशल विसरल अफरेंट, अफरेंट इफरेंट दोनों के बीच में अंतर समझिएगा। तो अभी जो हम अफरेंट कह रहे हैं वो यही नाक के ही आसपास जो बड़े इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं उसके लिए संबंधित होता है, ऑल्फैक्शन और टेस्ट के लिए। अभी आप खुद से तो देखिए, समझने की कोशिश करिए भाई, आपको जो कॉलम आपके हेड और नेक को कंट्रोल करेगा फेरेंजियल आर्चेस वाला, तो सिग्नल भी तो उसी कॉलम के आसपास जाएगा, उसी से संबंधित कॉलम के लिए ही तो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखिए हेड और नेक के पास ऑल्फैक्शन और गैस्टेशन या टेस्ट की बात हमने इसलिए कही, याद रहेगा, ये है स्पेशल विसरल अफरेंट। जबकि इसी के बगल में अगर हम स्पेशल विसरल इफरेंट कहूं तो वो फेरेंजियल आर्चेस की बात हो जाती है, याद रहना चाहिए। चलिए अब हम एक और चलते हैं। यहां देखिए हमने इन दोनों को कवर कर लिया, इस जोड़े को कवर कर लिया। ये कौन सा था, ये आई बॉल वाला था। ये कौन सा था दोस्तों, आई बॉल वाला था, आई बॉल वाला और टंग वाला था। ऐसे ही यहां पर अगर मैं आपसे कहूं जनरल सोमैटिक अफरेंट की बात करूं, यहां पर जनरल सोमैटिक अफरेंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, ट्राइजेमिनल के जो सेंसरी पूरा का पूरा जो कॉलम है हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्राइजेमिनल का जो पूरा का पूरा जो हमारे पास कॉलम है उसके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ बात करेंगे। इसमें मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस की बात होगी, उसके नीचे हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस की बात होगी। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 5 के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं ये जनरल सोमैटिक अफरेंट के बारे में। चलिए, तो जनरल सोमैटिक अफरेंट क्या होगा, जनरल सोमैटिक अफरेंट क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए जनरल सोमैटिक अफरेंट और यहाँ जनरल सोमैटिक इफरेंट, आपने देखा था ये आईबॉल वाला ही तो मामला था, आईबॉल और टंग वाला मामला था, आईबॉल और टंग वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, आईबॉल और टंग, तो जाहिर सी बात है सेंसेशन भी जो लेगा वो इसी आसपास के हिस्से पर ही तो लेगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पर सेंसेशन, सोमैटो सेंसेशन, सोमैटिक सेंसेशन की बात कही जाएगी। सोमैटिक सेंसेशन में टच की पोजीशन की वाइब्रेशन, पेन और टेम्परेचर की बात, कंफ्यूज नहीं हो। और जो स्पेशल सोमैटिक अफरेंट होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इसमें विजन और ऑडिशन की बात और बैलेंसिंग की बात हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई है ना। तो यहां देखिए जनरल विसरल अफरेंट, थोड़ा सा इसी का करस्पॉन्डिंग देख लीजिए, जनरल विसरल अफरेंट और इसी का जो करस्पॉन्डिंग था वो क्या था, जनरल विसरल इफरेंट था, याद है ना, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ सिक्रेशन से संबंधित बात थी, विसरा को इंफॉर्मेशन भेजने की बात थी, तो यहाँ विसरा से इंफॉर्मेशन लेने की बात होगी, विसरा से इंफॉर्मेशन लेने की बात होगी। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन विसरा से लेकर के आते हैं। ये कैसे आता है, ऑर्गन से आता है, उसके केमिकल कंडीशन से आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन कितनी है वो सारी चीजें होती हैं। लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर के पहुंचाने की कोशिश होगी। और यहाँ क्या होता है, अब ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस नर्व के इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन को एक बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया, कैसे विसरा से आया जाए। ठीक बात है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक की बात कही गई और उसी के इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पर देखने की कोशिश किया है। जनरल विसरल अफरेंट जो कि यहाँ पर हमारा काम करता है 9 और 10th क्रेनियल नर्व से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया। यहाँ पर स्पेशल विसरल अफरेंट की बात की गई है। स्पेशल विसरल अफरेंट की जब बात होती है ना तो वो 7th क्रेनियल नर्व से कोरिलेटेड होती है। कैसे इसका 7th क्रेनियल नर्व से कोरिलेशन होता है, तो आप देखिए जो हमारा एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग होता है वो फर्स्ट आर्क से इसका सेंसरी सप्लाई यहां पर मिलता है। अब देखिए इसका जो जनरल सेंसेशन होता है वो मैंडिबुलर नर्व से इसका इनर्वेशन होता है। 5th क्रेनियल नर्व की 3rd डिवीजन से इसका जनरल सेंसेशन जाता है टंग के शुरुआती 2/3 पार्ट से। आप यहां पर देखिए, यहां स्पेशल सेंसेशन की बात करते हैं, स्पेशल विसरल अफरेंट की बात करते हैं, तो यहां फेशियल नर्व ही यहां मदद करेगा और वाया
कॉर्डा टिम्पेनाई के द्वारा ये अपनी मदद देगा। तो इसी चीज को लेकर के हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया है स्पेशल विसरल अफरेंट जो टंग के द्वारा होता है। वहीं पर आप नाइन्थ को देखेंगे, नाइन्थ को अगर आप देखें तो टंग को आप पोस्टेरियर जो 1/3 हिस्सा जो टंग का होता है उसके लेवल पर देखेंगे, जनरल हो या स्पेशल हो, उसका जनरल और स्पेशल दोनों ही तरीके के यानी जनरल विसरल अफरेंट या स्पेशल विसरल अफरेंट वाले जो मामले होते हैं वो पिछले 1/3 ऑफ द टंग में ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा इनर्वेटेड होते हैं। यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है। उम्मीद करता हूं ये एक इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीजों को समझाने में मदद कर रहा होगा। आप देखें तो फर्स्ट आर्च का जो नर्व होता है कोरिलेटेड, वो आप देखें थर्ड आर्क का जो नर्व का कोरिलेशन होता है। थर्ड आर्क का जिम्मेदारी क्या होता है, पिछले पैलेट के आसपास के हिस्सों को डेवलप करना, वो सारी चीजें, और वहीं पर हम इसके इनर्वेशन की बात भी कर रहे हैं। यही आप देखें तो मैंने आपसे कहा था टंग की जो मोटर सप्लाई, सेंसरी नहीं, सेंसरी पर तो हम ऊपर बात की, मोटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। मोटर की जब बात करते हैं तो सारे के सारे हाइपोग्लॉसल नर्व के द्वारा इनर्वेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैलेटोग्लॉसस जो पैलेट वाला जो टंग वाला हिस्सा होता है वो वेगस से इनर्वेटेड होता है, फोर्थ आर्क से उसका कोरिलेशन होता है। ये चीज हमारी जानकारी में होनी चाहिए। हर एक चीज का पोस्टमार्टम हमने कर लिया है, उम्मीद करता हूं इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं जनरल विसरल अफरेंट, स्पेशल विसरल अफरेंट की बात तो हमने जस्टिफाई कर ही दिया। अब जनरल सोमैटिक अफरेंट और स्पेशल सोमैटिक अफरेंट की बात हमें आपके साथ करनी होगी। तो इन दोनों ही चीजों को आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये क्या करता है, स्पेशल विसरल अफरेंट और जनरल विसरल अफरेंट। आपने देखा यहाँ ये 7th क्रेनियल नर्व और यहाँ पर ये 9th क्रेनियल नर्व के द्वारा ये जनरल विसरल अफरेंट पहुंचता है, और इसके प्रभाव में जनरल विसरल एफरेंट जिसमें क्या क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स, खास तौर पे कौन से स्मूथ मसल्स और जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपना एक्टिविटीज दर्शाना शुरू कर देती हैं। कैसे, आप देखिए टेस्ट आपको मिला, स्वाद आपको मिला, आपके मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो जनरल विसरल एफरेंट की जो मोटर सप्लाई होती है, मैंडिबुलर ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड है ना, पैरोटिड ग्लैंड, वो सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं। कैसे, जनरल विसरल एफरेंट से। तो उसमें क्या था, 7 और 9th क्रेनियल नर्व का हमने इनर्वेशन देखा ना, तो इसलिए इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन तो हम लोगों ने रिकॉल कर ही लिया है। याद रखने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इस चीज को यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप देखें जब कभी भी हमारे बॉडी के भीतरी हिस्से से भी जब कोई जा रहा होता है इंफॉर्मेशन, तो उसका वापसी, उसको कंट्रोल करने की भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है। आप जानते हैं इसको कैसे हम अपने विसरल पार्ट को कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए वेगल नर्व काम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करता है। ये चीजें हम जानते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमने डिस्कस किया। ये देखिए 10th क्रेनियल नर्व जो अपना इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है, फिर वापसी यही जो सिग्नल मिलता है उसके आधार पर ये वापसी लौटते समय कैसे उसे कंट्रोल करना, क्या क्या चीजें करनी है, उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जनरल विसरल अफरेंट, जनरल विसरल अफरेंट और इफरेंट के बीच में डिफरेंसेस को समझ लिया, कैसे ये काम कर रहे होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। जनरल विसरल अफरेंट, विसरो सेंसेशन, स्पेशल विसरल अफरेंट जो ऑल्फेक्शन और टेस्ट वाली बात होती है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। जनरल सोमैटिक एफरेंट जो होता है, ये सोमैटो सेंसेशन जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 5 के न्यूक्लियाई से संबंधित होगा, उसकी बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें टच होगा, पोजीशन होगा, वाइब्रेशन, पेन एंड टेम्परेचर होगा। उसके बाद हम क्रेनियल नर्व नंबर 2 और ये 8 की बात करेंगे, जिसमें हियरिंग और बैलेंस की बात की है। तो ये जो लास्ट वाला है दोस्तों, सोमैटिक, स्पेशल सोमैटिक अफरेंट फाइबर्स, तो ये सबसे लास्ट में देखेंगे। ये 5th क्रेनियल नर्व वाली बात हमारे सामने आ गई है। तो देखते हैं स्पेशल विसरल अफरेंट। स्पेशल विसरल अफरेंट की अभी बात मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे विसरा से जैसे टेस्ट का कोई सेंसेशन है, तो हम उसके बारे में अभी आपसे चर्चा किए थे ना। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हुआ, टेस्ट और स्मेल आपने देखा, कैसे स्पेशल विसरल अफरेंट से, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, स्पेशल विसरल एफरेंट ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। तो ये चीजें अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी आपने देखा जनरल विसरल एफरेंट आया और उसने अपनी बात कही, तो उसके आधार पर सिक्रेशन होना शुरू हो गया। जैसा कि आप अपने
ग्लैंडुलर सिक्रेशंस की बात कर सकते हैं, ग्लैंड्स के सिक्रेशंस की बात कर सकते हैं, मस्कुलर कंट्रोल की बात कर सकते हैं। जैसे आपने खाना खाया, आपको पता चल गया, आपके सिक्रेशन शुरू हो गए, पेरिस्टाल्सिस भी तो करानी है, डाइजेस्टिव जूसेस को भी तो निकालना है, वो सारा कंट्रोल यहां से आप याद रखेंगे। और इसी में अगर स्पेशल की बात कर रहे हैं, स्पेशल विसरल अफरेंट की बात करें, थोड़ा स्मेल से इसको जोड़ लेंगे और आप देखें स्पेशल सेंसेशन जैसे टेस्ट वाली बात हो गई तो उसकी बात आप कर लेंगे। और उसके रिफ्लेक्स में हमारे जो फेरेंजियल आर्चेस और उससे संबंधित जो मैस्टिकेशन है और स्वेलोइंग है, उसके आप कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। स्पेशल विसरल अफरेंट और स्पेशल विसरल इफरेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ मैस्टिकेशन शुरू कर देते हैं, जो यहाँ आपको टेस्ट मिलने लगता है, स्मेल अच्छी आती है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें आपको याद होगा जब हम फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे तो उस समय डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारे कैरोटिड साइनसेस से इंफॉर्मेशन पहुंचने की बात होती है, कहां से? कैरोटिड साइनसेस से जो इंफॉर्मेशन पहुंचने की बात होती है, एओर्टिक आर्क से जो इंफॉर्मेशन पहुंचने की बात होती है, क्या कहां पर पहुंचने की बात होती है? जब हम इसे कंट्रोल करने की बात करते हैं, कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर वाले कंट्रोल के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की होती है। याद है आपको, जो हम मेडुला के भीतर इसके बाद न्यूक्लियस एम्बिगुअस की बात करते हैं, सीवीएलएम और आरवीएलएम की बात करते हैं। न्यूक्लियस एम्बिगुअस को भी आज आप समझ गए होंगे, ये करता क्या है, कैसे काम करता है। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो आपके सामने बनाया गया है, उसके लिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल रखने वाले न्यूक्लियस एम्बिगुअस की बात मैंने आपको बताया था। मेडुला में जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है वो एक्चुअली क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10 का ही तो क्रेनियल न्यूक्लियाई है। क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड 10 का जो न्यूक्लियाई है, तो इस तरीके से फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से नहीं, फिजियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी और आगे के हायर सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो रहे हैं। मजा आ रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है उस चीज को यहाँ पर जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर जाएगा, इसका जो क्रेनियल न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल वाला हिस्सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल रखने वाला अपना हिस्सा होता है। इसके बारे में हमारी जानकारी है। रिसीविंग पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होता है। इस पर सवाल पूछा गया है। तो मैंने आपसे कहा था कीमो रिसेप्टर हो, कैरोटिड साइनसेस हो, कैरोटिन बॉडी हो, तो उसका कोरिलेशन आप न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से कर सकते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। हमने यहां तक की बात कर ली है, कहां तक की? हम लोगों ने मैक्सिमम चीजों को समझने की कोशिश कर ली है। अब तीसरे लेवल पर चलते हैं, जनरल सोमैटिक ऑफरेंट के लेवल पर। जो जनरल सोमैटिक ऑफरेंट होता है, जो सोमैटो सेंसेशन होता है, टच से, पोजीशन से, वाइब्रेशन, पेन एंड टेम्परेचर से, उसके सेंसेशन को लेने के लिए हमारे पास क्या होता है? बॉडी के वॉल से इस तरीके से जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के हायर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स की होती है। इसमें कौन होता है जनरल सोमैटिक एफरेंट वाले? तो जनरल सोमैटिक एफरेंट वाले होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के फाइबर्स। ये ट्राइजेमिनल नर्व के जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो जनरल सोमैटिक एफरेंट होते हैं, जिसके प्रभाव में हमारी बॉडी बहुत कुछ करती है। क्या? जनरल सोमैटिक एफरेंट वाला रिस्पॉन्स दर्शाती है। जनरल सोमैटिक एफरेंट के रिस्पॉन्स में जनरल सोमैटिक एफरेंट, यस, हमारी बॉडी अपने टंग के मूवमेंट, आई के मूवमेंट को देख करके इधर उधर बोलना और रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आई और टंग का, याद है, दोनों सबसे टर्मिनल वाले, जब हमने कहा था ना किताब के जैसा, जब आप इसे बना करके देखने की कोशिश करेंगे तो इधर के टर्मिनल और इधर के टर्मिनल। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने जनरल सोमैटिक एफरेंट ही तो पढ़ा था। और इधर की ओर क्या है? सबसे लास्ट में जनरल सोमैटिक एफरेंट है, याद है? तो मैंने कहा था जब किताब दबेगी ना तो यहाँ वाले आपस में, ये वाले आपस में और ये वाले आपस में कोरिलेटेड होंगे। तो ट्राइजेमिनल नर्व वाला जो इंफॉर्मेशन है, ट्राइजेमिनल नर्व वाला जो इंफॉर्मेशन, उसके रिस्पॉन्स में हमारे आई बॉल्स, हमारे टंग के मूवमेंट्स होते हैं। और यहाँ जो सेंसेशन आता है वो पेन का, टेम्परेचर का, इन सारी चीजों का, वाइब्रेशन का, पोजीशन सेंस का आता है। इन सारी चीजों के बारे में याद रहेगा। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट की बात करें तो या विजन, ऑडिटरी और वेस्टिबुलर की बात कही जाती है। अब यहाँ पर स्पेशल सोमैटिक एफरेंट की बात जो हमने कहा, इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी 10th क्रेनियल नर्व को मेनली इन्वॉल्व करती है। तो इसमें क्या होता है? हियरिंग हो, विजन हो, बैलेंस हो, उन सारी चीजों की बात करते हैं। इसका लोकेशन कहां पर होता है दोस्तों? पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर इसके न्यूक्लियाई पाए जाते हैं।
ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात किया। स्पेशल सोमेटिक अफरेंट वाले जो होते हैं, अगर आप स्पेशल सोमेटिक अफरेंट की बात अभी कर रहे हैं, स्पेशल सोमेटिक अफरेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑल्फैक्टरी है और जो विजन है, इसका कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, तो इसलिए हम इस पर बात नहीं करते। हम बात करते हैं हियरिंग एंड बैलेंसिंग की, जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 से इनर्वेटेड होता है। इसमें वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और कॉक्लियर न्यूक्लियस होता है। हियरिंग एंड बैलेंस याद है ना, तो कॉक्लियर वाला क्या करता है, हियरिंग, बैलेंसिंग की जिम्मेदारी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमारी जानकारी है। अभी ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई की बात हमने कहा था, जो सामान्य तौर पर बाहरी सेंसेशन को, है ना, क्या होता है, जनरल जो सेंसेशन होता है, जैसे मेसेनसेफेलिक जो इसकी न्यूक्लियाई होती है, वो प्रोप्रियोसेप्शन की जिम्मेदारी रखता है, जो मिड ब्रेन में, मैंने आपसे कहा था बहुत बड़ा इसका लेंथ होता है, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई की बहुत बड़ी लेंथ होती है। तो उसमें जो इसका मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है, वो प्रोप्रियोसेप्शन फॉर मैसेकेटरी मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इसका प्रिंसिपल होता है वो टच एंड प्रेशर के लिए, और जो स्पाइनल वाला होता है वो पेन एंड टेम्परेचर के लिए होता है। इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो C2 लेवल तक होता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा, C2 लेवल तक इसका एक्सटेंड जाता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला तीनों को इन्वॉल्व करते हुए इसकी बहुत बड़ी लेंथ होती है। आप जानते हैं, जो यहाँ पर हम आगे भी डिस्कस करने वाला है ट्राइजेमिनल को लेकर के, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व में जो पहला होता है V1, जिसे हम कहते हैं, ये ऑप्थैल्मिक डिवीजन होता है। V1 वाला ऑप्थैल्मिक डिवीजन होता है। दूसरा वाला V2, ये क्या होता है, मैक्सिलरी डिवीजन होता है। और तीसरा होता है V3, ये मैंडिबुलर होता है। मैंडिबुलर वाला मिक्स होता है, मैंडिबुलर वाला मोटर रूट भी रखे हुए था। मैंडिबुलर वाला मोटर रूट और सेंसरी रूट दोनों रखे रहता है, जबकि ऑप्थैल्मिक वाला और मैक्सिलरी वाला केवल और केवल सेंसरी रूट रखता है। ऑप्थैल्मिक और मैक्सिलरी वाला केवल और केवल सेंसरी रूट रखता है। इसको देखना हो तो कैसे हम इसके बारे में पता लगाएंगे, तो हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम करके इसके पहले डिवीजन ऑप्थैल्मिक डिवीजन की जांच करते हैं। इसकी V2 की बात करें तो स्नेजिंग रिफ्लेक्स के द्वारा, ताकि हम पता कर सके बाहर के इंफॉर्मेशन को बॉडी चेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से जॉ जर्क के द्वारा हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, थर्ड के रिस्पॉन्स को, थर्ड ब्रांच के रिस्पॉन्स सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप यहां देखिए, जो इसका ऑप्थैल्मिक डिवीजन होता है, देखिए ऑप्थैल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन और ये है मैंडिबुलर डिवीजन। ये 5th क्रेनियल नर्व है। 5th क्रेनियल नर्व का ऑप्थैल्मिक डिवीजन है, मैक्सिलरी डिवीजन है, मैंडिबुलर डिवीजन है। मैंडिबुलर को याद रखिएगा, मैंडिबुलर वाला ये मिक्स्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, ये मिक्स्ड होता है, और मैंडिबुलर मिक्स्ड होता है। बाकी जो शुरुआती दो होते हैं ये सेंसरी होते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा होगा। ये सारे इमेज हम आपके सामने देखेंगे। ऑप्थैल्मिक डिवीजन पर हम विस्तार से बात करेंगे, कैसे अपना काम करता है। मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, जो मैंने आपसे कहा था, इसका थर्ड डिवीजन, तो उसमें क्या करते हैं, हम जॉ रिफ्लेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। इस पर कैसे हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, उस पर बात होगी। जब मैंने आपको कहा कि इसमें ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस की बात करते, बहुत बड़ा एक्सटेंट होता है, तो जो इसका प्रिंसिपल या चीफ सेंसरी न्यूक्लियस होता है, वो क्रेनियल पार्ट ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस होता है, वो पॉन्स में होता है, जो टच और प्रेशर के सेंसेशन से संबंधित होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी। मसल ऑफ पैलेट एंड फेरिंग्स ये इनर्वेटेड होते हैं वेगस नर्व के द्वारा। हमने इस पर बात की थी फेरिंजियल आर्चेस में, याद है, हमने कहा था 4th और 6th का कोरिलेशन है ना, फेरिंजियल आर्च 4th, फेरिंजियल आर्च 6th का कोरिलेशन हमने पैलेट और फेरिंग्स के साथ देखा था। अगले लेक्चर में जब हम चलेंगे तो इन्हीं क्रेनियल नर्व्स को एक एक करके आपके साथ डिटेल में चर्चा करने के लिए आगे ले चलेंगे।